बच्चों, ये जामुन का पेड़ व्याख्या से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। और जहाँ तक कल मैंने व्याख्या की थी उसी के बाद मैं इस पाठ की व्याख्या करने जा रहा हूँ। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कोल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, भाई, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। इस पूरे प्रसंग में ये उभर कर आता है कि पूरे परिदृश्य में माली ही एक ऐसा शख्स है, माली ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उस दबे हुए आदमी की खैर खैरियत, हालचाल, दुख सुख, उसकी पीड़ा को समझ रहा है। बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, चपरासी ये केवल नौकरी कर रहे हैं और फाइलें आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर संवेदनशीलता से अगर कोई जुड़ा हुआ है तो यह माली ही है। यहां वास्तव में जो माली है वो आदमियत का प्रतीक है, वो संवेदना का प्रतीक है। जब वो कहता है कि अगर ये कमर पर गिर जाता तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती, तो कहीं ना कहीं उस अनजान व्यक्ति के प्रति उसकी शुभ चिंता हमें नजर आती है। और फिर ये भी कहता है कि हाँ, तुम्हारा कोई वारिस है, अर्थात तुम्हारी इस दशा दुर्दशा के बारे में, ताकि मैं उसे बता सकूं। आज जो समाज का, देश का, इंसानियत का परिदृश्य है उसमें इतनी संवेदना से कौन ध्यान रखता है? अपरिचित व्यक्ति। तो इस तरह से माली के एक ऐसे व्यक्तित्व को उभारा गया है जो अनजान होते हुए भी उसके दुख दर्द को महसूस करता है और अपनी तरफ से उसे पूरा उस दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन समस्या ये है कि माली कौन है? माली इस समाज का, इस व्यवस्था का सबसे जर्जर, कमजोर, निरीह व्यक्ति है, जिसके अंदर तड़प इंसानियत के प्रति तो है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है कि इंसानियत की उस तड़प को दूर करने का कोई प्रयास कर सके। क्योंकि इस सिस्टम ने उससे सारी सामर्थ्य, उसकी सारी ताकत छीन ली है और उन संवेदनहीन लोगों में बांट दी है जो केवल फाइलें चलाने में माहिर हैं। अब आइए देखते हैं क्या होता है। तो उस दबे हुए आदमी ने कहा, जब वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे आपके बारे में बताने की, खबर देने की कोशिश करूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है, मैं लावारिस हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, लावारिस, जिसके न आगे कोई है न कोई पीछे है, जिसकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। एक आम इंसान की क्या यही दशा नहीं है? आर्थिक रूप से कमजोर, शक्ति से हीन जो व्यक्ति की दशा होती, क्या ऐसी ही नहीं है? रिश्ते होते हुए भी इंसान लावारिस हो जाता है। जब इंसान कमजोर होता है, निर्धन होता है, तो अपने रिश्ते तक उससे मुंह मोड़ लेते हैं। वो स्वतः
परिस्थितियां उसे लावारिस बना देती हैं, क्योंकि समाज में इंसानी रिश्तों का, इंसानियत का कोई मूल्य अब नहीं बचा है। लेकिन माली की उपस्थिति एक आशा जगाती है, एक विश्वास जगाती है कि कुछ तो लोग हैं जिनके अंदर आज भी शिद्दत से इंसानियत जाग रही है। तो माली कहता है, माली खेद प्रकट करता हुआ फिर वहां से हट जाता है कि जब वो कहता है कि मैं लावारिश हूं, मेरा खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण जवाब था। देखिए, एक बानगी हमारे कार्यालयों की जब उनके अंदर किसी के प्रति तड़प होती है तो कितनी तड़प होती है। ये अक्सर सरकारों का और विभागों का यही प्रतिक्रिया होती है। उनका मूल संवेदना से, मूल दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें अगर कुछ कड़े कदम भी उठाना है तो वो उनकी सीमा तय है कि वो कहां तक जा सकते हैं, और संवेदनशीलता उस कड़े कदम से कोसों दूर होती है। आइए देखते हैं क्या कहता है ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े ही चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। देखिए, साहित्य प्रेमी है वो बंदा, और इस साहित्य प्रेम का प्रकृति प्रेम से कितना गहरा जुड़ाव इसमें दिखाई पड़ता है कि वो इंसान मर जाए लेकिन एक गिरा हुआ पेड़ कट नहीं सकता, क्योंकि सरकारी नियम है कि पेड़ काटना कानूनन जुर्म है। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले ने कहा। मनचला मतलब जिसका मन चंचल होता है, जो बार बार अपने मन के संकल्प को बदलता है, उसे मनचला कहते हैं। तो क्या कहता है मनचला, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। पेड़ तो हम बचा लेंगे, तो इस आदमी को ही काट लिया जाए। कितना बड़ा व्यंग है। एक फलदार गिरे हुए पेड़ से ज्यादा, एक इंसान से ज्यादा कीमती क्या हो गया, एक गिरा हुआ फलदार पेड़। यही है हमारे विभागों की संवेदनहीनता। यह देखिए, जब वो कहता है, यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, उसी मनचले ने, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आदमी आधा इधर से निकल आएगा और आधा उधर से निकल जाएगा, और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। अब देखिए, पूरा प्रकरण कितना त्रासदीपूर्ण है कि ऐसे ऐसे इंसान मौजूद हैं जो इस तरह के सुझाव देते हैं, और यह कोई अनायास नहीं है, संयोग नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हालांकि इसमें अतिशयोक्ति नजर आती है, मेरे हिसाब से मेरा अपना खुद का अनुभव कहता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकारी विभागों में ऐसे ऐसे तर्क दिए ही नहीं जाते, बल्कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, व्यवहारिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको एक प्रकरण बता दूं। चारा घोटाला देश का बहुत
चर्चित एक घोटाला रहा है और इस घोटाले में श्री लालू यादव जी आज भी जेल में हैं, जिससे उनका राजनीतिक जो करियर है पूरी तरह तबाह हो गया। इसकी एक मैं वानगी बताता हूं कि हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी क्या करते हैं। तो चारा क्या किया गया कि सरकारी पैसे को हजम करने के लिए बाइक और स्कूटर खरीदे गए। जाहिर सी बात है वो कागजों पर ही खरीदे गए होंगे और वो बाइक और स्कूटर जो खरीदे गए उन पे ये दिखाया गया कि टनों चारा, मतलब सैकड़ों कुंतल चारा सैकड़ों किलोमीटर दूर उस बाइक और स्कूटर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। क्या आपको ये तर्क, ये लिखित चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑन पेपर है, ये सारी यथार्थपूर्ण है, यहां कोई साहित्य नहीं है इस तरह की घटनाओं में कि सैकड़ों किलोमीटर दूर चारा पहुंचाने के लिए, और वो भी 10, 20, 50 कुंतल नहीं, टनों चारा पहुंचाने के लिए बाइक और स्कूटर की खरीदारी की गई और इसके माध्यम से लाखों का गबन किया गया। वो तो वास्तव में ऑन पेपर ही रिकॉर्ड वो दर्ज था, एक्चुअल में कुछ खरीदा तो गया नहीं होगा क्योंकि चारा कहीं गया ही नहीं। वो तो सरकारी खर्चे को दिखाने के लिए ये सब किया गया। हमारे यहां राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ये 94-95 मतलब 90 के दशक की बात है। सुरेश कलमाडी जी उस के राष्ट्रमंडल खेलों के चेयरमैन थे जो पूरी व्यवस्था देख रहे थे। पहले इसका 30,000 करोड़ का बजट बना और अंत तक ये बजट 70 से 75,000 करोड़ पहुंच गया था। ये कैसे पहुंचा मैं आपको एक वानगी देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। स्टेडियम में जो कुर्सियां लगाई गई प्लास्टिक की कुर्सी की कीमत 400-500 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1,000 एक कुर्सी की कीमत होती है, ये हम सभी जानते हैं। ऑन पेपर जो कुर्सियां स्टेडियम में लगाई गई, एक कुर्सी का एक दिन का किराया 2,000 से 2,500 रुपए उसमें कागजों में दिखाया गया। अब कौन सा अधिकारी, कौन सा कर्मचारी, कौन सा सीए उस हिसाब को देखकर उस अधिकारी कर्मचारी ने हिसाब बनाया और हमारे यहाँ की व्यवस्था ने उस हिसाब को देखकर पास भी कर दिया। एक दिन की एक कुर्सी का किराया, प्लास्टिक की कुर्सी का किराया 2 से 2,500 रुपए एक दिन का किराया, और जबकि पूरी की पूरी कुर्सी 400-500 से लेकर 1,000 रुपए के अंदर खरीदी जा सकती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना पैसा वो 30,000-35,000 करोड़ से 70-75,000 करोड़ कैसे बजट पहुंच गया होगा। ये मैं दो वानगी सुना रहा हूं कि कैसे हमारे यहां के अधिकारी कर्मचारी किस रवैये से काम करते हैं, क्या तर्क देते हैं, किस तर्क पे, किस लॉजिक पे चलते हैं, ये समझ से परे होता है। यहां तो हम अतिशयोक्तिपूर्ण कह दे रहे हैं, लेकिन वो चारा से संबंधित टनों चारा पहुंचाया गया मोटर बाइक से, वो स्कूटर और बाइक से, और यहां एक कुर्सी का एक दिन का किराया प्लास्टिक की कुर्सी का 2,500 रुपए। क्या ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता? और ये सरकारी कागजों में दर्ज है, ये कोई साहित्य की पंक्तियां नहीं है। तो यहां पे अगर ये कह रहा है बंदा कि आधे को इधर से काट दो, आधे को इधर से काट दो, तो इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण का क्या है? ये समाज में इस घटनाएं घट रही हैं और इन्हीं घटनाओं की सच्ची वानगी है ये जामुन का पेड़। तो इस तरह से ये जो पाठ है वास्तव में हमारे समाज की, हमारे व्यवस्था की
सच्चाई को बयां कर रही हैं। आदमी को काटने अब आगे देखते हैं। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। ये देखिए, यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को, अब देखिए, इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। बात वहीं पर आ जाती है। डॉक्टर क्या कहता है? ऑपरेशन सफल होगा, आदमी मर जाएगा। तो भैया कौन सा सफल ऑपरेशन हुआ? काटना ही ऑपरेशन कहते हैं क्या? एक एक विभाग की सारी पोल खुलती जा रही है। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला। क्या बोला? ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कुल मिला के कह रहा है, आपकी ये जो नौटंकी चल रही है, ये जो बड़ी बड़ी फाइलें, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े विभाग, ये सब इतने इंटरेस्टेड होके तत्परता से सब काम कर रहे हैं, इन सब का क्या मतलब है? इन सब का कोई अर्थ है? कि जब तक खाक हो जाएंगे, अर्थात जब आपकी खबर आएगी, जब आपके अधिकारी कुछ एक्शन लेने आएंगे तो हम खाक हो जाएंगे। क्या मतलब इन सारी नौटंकी का? अब देखते हैं क्या होता है। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। क्या? यस में, मतलब उसने कहा, हाँ मैं शायर हूं। अब देखिए 18 मिनट्स हो चुके हैं। मैं यहीं पर इस व्याख्या को स्टॉप कर रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दिल को छू लेने वाला है। इसकी जो सारी घटनाएं, इसके सारे वक्तव्य, मुझे तो हूबहू समाज की इसमें क्रिया प्रतिक्रिया ही दिख रही है। तो मैं कल इसके आगे इस व्याख्या को कंटिन्यू रखूंगा।